गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करते हैं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। जीएसटी के स्ट्रक्चर में कभी भी कोई टैक्स इम्पोज करने के लिए हमें सप्लाई की गई वस्तु या सेवा का मूल्य पता होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर मूल्य ही पता नहीं होगा हमें तो हम किस पर जो है टैक्स इम्पोज करेंगे, कैसे हम टैक्स को कलेक्ट करेंगे। और सही मूल्य का पता होना इसलिए भी ज़रूरी है, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट्स दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो वो आपको रियल प्राइस पर जो है सप्लाई नहीं करेंगे, कम प्राइस पर दिखाएंगे, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। अगर वो कम प्राइस पर जो है अपनी गुड्स या सर्विसेज को दिखाते हैं तो इससे टैक्स उन पर कम इम्पोज होगा, क्योंकि प्राइस जो है कम दिखाया गया है। और जब टैक्स कम इम्पोज होगा तो कलेक्शन भी कम होगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम होगा। तो इसलिए इन सभी सारी चीज़ों से बचने के लिए जीएसटी के स्ट्रक्चर में कुछ रूल दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज का वैल्यूएशन किया जाता है। पहले के वाले टैक्स सिस्टम की बात करें या एक्साइज ड्यूटी, वैट या सर्विस टैक्स की बात करें, उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी में जो एमआरपी होता है उसी को वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज माना जाता है। वैट की अगर हम बात करें तो सेल वैल्यू को वैल्यू ऑफ गुड या वैल्यू ऑफ सर्विसेज माना जाता है। सर्विस टैक्स की बात करें तो टैक्सेबल वैल्यू जो होती है उसको जो है वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर वैल्यू ऑफ सर्विसेज माना जाता है। जीएसटी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए लिया जाता है। फिर बात आती है वैल्यू ऑफ ए टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये शब्द, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जीएसटी में कुछ एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इसी तरीके से यूटी जीएसटी एक्ट। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं। जो सीजीएसटी एक्ट है उसके प्रोविजंस पूरे देश के लिए एक जैसे हैं, उनके प्रोविजन ही फॉलो किए जाते हैं। अगर हम सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करें और उसके सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की बात करें तो उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू को बखूबी जो है समझाया गया है। क्या कहता है उसको देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल for the said supply of goods or services, or both where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply। दो बातें यहाँ पर की गई हैं कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाएगी। तो वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहली जो कंडीशंस है वो है आपकी सप्लायर एंड द रिसिपिएंट्स ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। जो आपका सप्लायर है और जो आपका रिसिपिएंट है वो जो है आपका रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। ये मेन जो है बात है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान में जो है रखना है। रिलेटेड पर्सन होते क्या हैं? रिलेटेड पर्सन को भी जीएसटी के स्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया है, जैसे ऑफिसर और डायरेक्टर। ये अगर आपस में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इनको रिलेटेड पर्सन जो है माना गया है। इसी तरीके से किसी पार्टनरशिप में डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर होते हैं, वो अगर आपस में बिजनेस कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर रिलेटेड पर्सन जो है
माना गया है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का अगर कहीं पर रिलेशन बनता है तो वो भी जो है रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ओनर है और वो अपने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर नौकर को कोई सामान सप्लाई कर रहा है तो वो भी जो है रिलेटेड पर्सन में आ जाता है। तो एक कंडीशन तो ये है कि सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, अनरिलेटेड पर्सन वो होने चाहिए। यानी कि सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सप्लायर और रिसिपिएंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे को ना जानते हो। दूसरी जो कंडीशन है वो है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। जो प्राइस है वो अकेला होना चाहिए कंसिडरेशन का, जो सप्लाई की गई है रिसिपिएंट को उसके लिए जो कंसिडरेशन है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अकेला प्राइस होना चाहिए। प्राइस होना चाहिए, कोई और चीज़ या कोई और वस्तु जो है कंसिडरेशन के रूप में ना हो, रिसिपिएंट की ओर से ना दी गई हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही आपका जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कि आपकी इनवॉइस में दी होती है, या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई, यानी कि जो प्राइस पे किया गया है सप्लाई के लिए या पे किया जाना है उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू आप कह सकते हो। तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही क्या हो जाएगी आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स या फिर वैल्यू ऑफ सर्विसेज। अब बात आती है कि नीड क्या है ट्रांजैक्शन वैल्यू को देखने की। तो सबसे पहले जो नीड है वो तो यही है कि ये बेसिस है वैल्यूएशन का, और दूसरी जो बात आती है इससे हमें ये पता लग जाता है कि प्राइस एक्चुअल में पेड कितना किया गया है और कितना पे किया जाना है, इस बात का जो है हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू से पता लग जाता है। और बात करें हम कि पेबल क्या होता है, पेड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने खातों को ऑडिट करवाना है चार्टेड अकाउंटेंट से, और आपका जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो पंजाब से बिलोंग करता है और आप हरियाणा में जो है रेजिडेंस है आपका। तो फिर पंजाब से सीए को बुलाने के लिए जो है आपको उसको फ़ीस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फ़ीस जो है ऑडिटिंग की 2 लाख रुपए है। और बात आती है कि एक्सपेंसेस जो हैं अरेंजमेंट के, कि वो कैसे आएगा। आप टैक्सी का अरेंजमेंट करते हो और 10,000 रुपये फॉर एग्जांपल आप टैक्सी के अरेंजमेंट पर खर्च करते हो, तो टोटल जो है वैल्यू जो बनेगी सर्विसेज की तो वो हो जाएगी आपकी 2,10,000 रुपये, क्योंकि ऑडिटिंग की जो फीस है वो 2 लाख रुपये है और प्लस उसमें हो जाएगा आपका टैक्सी का जो अरेंजमेंट किया गया है वो भी वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग आएगा। तो टोटल जो है 2,10,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरी तरफ बात आती है मेन कंडीशंस क्या हैं फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपका सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू को बताता है, ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शंस वैल्यू दोनों तरह की चीज़ों पर यानी कि गुड्स पर भी और सर्विसेज पर भी एप्लीकेबल होता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है इज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है आपका प्राइस माना जाएगा। दूसरा, प्राइस इज द ओनली फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो मान लो रिसिपिएंट को कुछ सामान मिलता है, रिसिपिएंट को उस सामान के बदले में कंसिडरेशन देना पड़ेगा। जो कंसिडरेशन होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्राइस ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। और आगे जो बात की है कंडीशंस वो है द ट्रांजैक्शन शुड बी बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज। मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि रिसिपिएंट और सप्लायर वो जो हैं रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, अनरिलेटेड पर्सन जो है वो होने चाहिए। तो ये बात है ट्रांजैक्शंस वैल्यू में। उसके बाद आगे चलते हैं। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 and 3 ऑफ द CGST एक्ट 2017। हमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जब हम वैल्यूएशन करेंगे सप्लाई का तो हमें वो जो है ऐड
कर देनी चाहिए। उनका जो है ऐड करने के बाद ही सही वैल्यूएशन जो है होता है। और उनके जो सेक्शन है वो है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 एंड 3। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। उसमें जो बात कही गई है वो है एनी टैक्सेस, एनी taxes, duties, cesses, fees, charge levied under any law in force other than GST if charged separately by the supplier. दूसरा, any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both. अब इनको सभी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, पहले इनको पढ़ लीजिए आप। थर्ड है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग एंड एनी अमाउंट चार्ज और एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फोर्थ, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी। फिफ्थ है सब्सिडी, सब्सिडी आपकी। और आगे इनको एक्सप्लेन करते हैं और चलते हैं आगे क्या कह रहा है ये। सबसे पहले जो बात आती है इंक्लूजन ऑफ टैक्सेस, किसी भी तरह के टैक्स हो, ड्यूटीज हो, सेस हो, फीस हो, चार्ज की गई है पिछले किसी भी लॉ में, जीएसटी से पहले के जो लॉ थे, पहले जो काम करते थे उनमें अगर किसी भी तरह की ड्यूटीज, टैक्सेस, सेस, फी वगैरह अगर चार्ज की गई है तो वो इंक्लूड की जाएगी किस में, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और दूसरी बात आती है कि सप्लायर इज लाइबल टू पे अमाउंट, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज़ बीन इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, डीपली इसको समझते हैं। दो बातें यहाँ पर की गई है कि सप्लायर की अगर कोई लाइबिलिटी बनती है, सप्लायर की अगर कोई लाइबिलिटी बन रही है कुछ एक्सपेंसेस पे करने की, लेकिन उसको सप्लायर पे नहीं करता है, रिसिपिएंट जो है उसको पे कर देता है, रिसिपिएंट उसको पे करता है। और रिसिपिएंट पे करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पहले प्राइस में इंक्लूड नहीं था। मान लो फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदी गई और उसमें 10,000 रुपये की कोई पैकिंग का खर्चा जो है सप्लायर की तरफ से किया जाना था, लेकिन सप्लायर ने जो है वो खर्चा नहीं पे किया और रिसिपेंट की तरफ से वो पैकिंग का खर्चा जो है बियर किया गया और पहले 1 लाख रुपये ही प्राइस दिखाया गया था इनवॉइस में, तो 10,000 रुपये की जो पैकिंग का खर्चा रिसिपेंट ने किया है वो अब दोबारा से अगर हम इसको पूरे तरीके से देखें तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है आपकी 1,10,000 रुपये जो है ट्रीट होगी, क्योंकि 10,000 रुपये का जो खर्चा है वो आपका रिसिपेंट ने जो है बियर किया है। आगे जो बात आती है वो है आपकी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज कमीशन एंड पैकिंग एक्सेट्रा प्लस आपका अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ और बिफोर सप्लाई, एट द टाइम ऑफ और बिफोर सप्लाई। मान लीजिए कि आप एप्पल के स्टोर पे जाते हो, इसको एग्जांपल के थ्रू से आप आसानी से समझ सकते हो। ये एग्जांपल रहा, एग्जांपल में क्या, मान लीजिए आप एप्पल के स्टोर पर जाते हो, आईफोन एक खरीदते हो और उसकी जो कीमत है वो है 82,000 रुपये। तो अभी यहाँ पर रुक जाइए, आप जो है 82,000 रुपये पर टैक्स नहीं लगाओगे, जीएसटी नहीं लगाओगे, आगे इसको पढ़िए। एंड कस्टमर आस्क फॉर स्पेशल टाइप ऑफ पैकिंग वर्थ ₹3,400, 34 रुपये की जो है स्पेशल टाइप की पैकिंग जो है डिमांड की है कस्टमर ने, और ये भी बोला है कि मेरे एक स्पेसिफिक एड्रेस पे जो है डिलीवरी की जाए, और उस डिलीवरी का जो है खर्चा आ रहा है 800 रुपये, जो कस्टमर चाह रहा है एक शेड्यूल टाइमिंग में वो डिलीवरी चाह रहा है एक पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो जो प्राइस होगा वो प्राइस 82,000 रुपये नहीं होगा गुड्स के लिए, उसमें आपका 3,400 रुपये प्लस 800 रुपये, 3,400 प्लस आपका 800 रुपया जो है इंक्लूड हो जाएगा, और फिर आपका टोटल 86,200 रुपया
ये देखिए 86,200 रुपये जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी जीएसटी के लिए। जीएसटी को निकालने के लिए जो है 86,200 रुपये क्या मानी जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। 82,000 नहीं मानी जाएगी, 86,200 रुपये जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। मान लीजिए कोई भी लेट पेमेंट करते हो आप, मान लीजिए 30 दिनों का आपको क्रेडिट पीरियड दिया जाता है और आप 30 दिनों तक कोई पेमेंट नहीं करते हो एज ए रिसिपिएंट, उसके बाद करते हो और फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है या लेट फीस चार्ज हो जाती है, पेनल्टी इम्पोज आपके ऊपर हो जाती है, तो आपको वो इंटरेस्ट, वो लेट फीस या वो पेनल्टी भी आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड जो है करनी पड़ेगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू जो है हम समझ सकते हैं, वो ये कि मान लीजिए एक्स और वाई नॉन रिलेटेड पर्सन हैं और एक्स जो है एक इनवॉइस रेज करता है वाई के फेवर में 12 लाख रुपए का, ट्रक को सेल करता है और एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो है दिया जाता है और वो है आपका 30 दिनों का, लगभग 1 महीने का जो है टाइम दिया जाता है। और जो वाई है जिसको ट्रक सेल किया गया है वो पेमेंट जो है 30 दिनों के अंदर अंदर नहीं करता, तो इसके रिगार्डिंग जो है एक्स क्या करता है, लेट फीस चार्ज कर लेता है 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर अब ट्रांजेक्शन्स वैल्यू जो है 12 लाख रुपए नहीं बनेगी, 10% का जो है आपका एक लेट फीस जो है उस पर इम्पोज हो जाएगी, तो 13.20 लाख रुपीज़ जो है अब ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टिपुलेटेड एक टाइम था, 30 दिनों का टाइम क्रेडिट पीरियड दिया गया था वाई को, उन 30 दिनों में वो पेमेंट नहीं कर पाया, फिर उसके फेवर में, उसके कंसिक्वेंस में जो है एक्स ने क्या किया, उस पर 10% लेट फीस जो है इम्पोज कर दी और 10% लेट फीस इम्पोज करने के बाद जो ट्रांजेक्शन वैल्यू बनी वो इंक्लूड हो जाएगी लेट फीस, वो अब मानी जाएगी 13.20 लाख रुपीज़। आगे चलते हैं। आगे बात आती है सब्सिडी की। सब्सिडी है क्या और कौन सी सब्सिडी इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, तो सीधे तौर पर जीएसटी के स्ट्रक्चर में बताई गई है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है, कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या कहा इन्होंने, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई सब्सिडी आपको प्रोवाइड करवा रही है तो उसको आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई एनजीओ है, कौन, अगर कोई आपका एनजीओ है वो आपको क्या करवा रहा है, वो आपको करवा रहा है कोई सब्सिडी प्रोवाइड, तो वो आप जो है इंक्लूड कर सकते हो। किस केस में करोगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कह रहा है कि आप उस केस में इंक्लूड करोगे जब आपका डायरेक्टली लिंक होगा उस सब्सिडी का किसके साथ, प्राइस के साथ, तब आपको इंक्लूड करनी है। अगर एनजीओ ने जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई है आपको, अगर उसका डायरेक्ट लिंक नहीं है प्राइस के साथ, तो आपको वो इंक्लूड नहीं करनी है। इसको डिफरेंट टाइप्स के केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। पहला जो केस है वो है आपका सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री बाय पेप्सी। सेंट्रल गवर्नमेंट के से या स्टेट गवर्नमेंट से आपको क्या मिली है, सब्सिडी मिली है, तो वो जो है आपको इंक्लूड नहीं करनी। दूसरा, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री बाय पेप्सी। देखो एनजीओ से सब्सिडी मिली है लेकिन किसके लिए मिली है, सेट करने के लिए, फैक्ट्री को सेट करने के लिए, तो इसको भी इंक्लूड आपको नहीं करना। थर्ड, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल, देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आया तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको इंक्लूड नहीं करनी है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। आगे, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, एनजीओ से रिसीव्ड है फॉर सेटिंग अप फॉर फैक्ट्री बाय पेप्सी एज वेल एज फॉर, दोनों चीज़ें हैं, फैक्ट्री को सेट करने के लिए और पर यूनिट कॉस्ट प्राइस के लिए भी, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का नाम आती तो आपको इंक्लूड नहीं करना है। जो लास्ट वन है वो है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ फॉर पर यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ लेस बाय पेप्सी, ये इंक्लूड होगी। क्यों इंक्लूड होगी, एक तो देखो ये एनजीओ से मिली है आपको, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, और दूसरी तरफ
इसका जो है डायरेक्ट लिंक है प्राइस के साथ, तो इसको आपको इंक्लूड करना है। तो मोटे तौर पर दो बातें यहाँ पे हैं, आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से मिले, वो इंक्लूड नहीं करनी है ट्रांजेक्शन वैल्यू में। दूसरी बात, अगर एनजीओ से मिले और उसका डायरेक्ट लिंक हो प्राइस के साथ, वो इनको आपको इंक्लूड कर लेनी है। डायरेक्ट लिंक प्राइस के साथ नहीं है तो आपको वो इंक्लूड नहीं करनी है। तो हम इसको दोबारा से इसकी रिवीजन करते हैं। हमने जो है अभी तक इसमें क्या किया, पहले जो हमने किया वो है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमें जो है दो बातें ध्यान में रखनी है, वो है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू में दो कंडीशंस हमने पढ़ी। पहली कंडीशन है सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, और रिसिपिएंट जो कंसिडरेशन देगा सप्लाई के बदले में, वो कंसिडरेशन जो है अकेला प्राइस होना चाहिए, किसी और वस्तु के रूप में नहीं होना चाहिए। ये आपकी अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो जो है आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। फिर हमने इसमें जो है आगे क्या किया, कौन कौन सी बातें इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी बातें इंक्लूड नहीं करनी है ट्रांजैक्शन वैल्यू में। तो हमने सीधे तौर पर टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस एक्सेट्रा, ये हमारे अगर जीएसटी से अलग कोई भी टैक्स हैं तो इंक्लूड हमें कर लेने हैं। क्या, टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस या फिर फीस, कोई भी फीस है और वो क्या है, प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग है, लेविड अंडर दी एनी प्रीवियस लॉ, तो आपको वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर लेने हैं। और अगर टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस वगैरह जो हैं सीजीएसटी एक्ट के थ्रू हैं, एसजीएसटी एक्ट के थ्रू हैं, तो वो आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। क्या, दोबारा से मैं इसको आपको बता देता हूँ। टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस यदि किसी प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग है तो आपको वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करने हैं। और अगर ये सीजीएसटी एक्ट के थ्रू हैं, एसजीएसटी एक्ट के थ्रू हैं, यूटीजीएसटी एक्ट के थ्रू हैं, तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक्सपेंसेस जो हैं इनकर्ड किए जाते हैं रिसिपिएंट के द्वारा, किसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे, तो भी आपको क्या करना है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में प्राइस में इंक्लूड कर लेना है। थर्ड हमने किया था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या है, देखो पहले तो ये डिटरमाइंड नहीं रहता कि किस चीज़ को क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं, तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मान लो आप एप्पल के स्टोर पर जाते हो और 82,000 का फ़ोन खरीदते हो और कस्टमर वहीं पर कहता है, पहले उसका कोई प्लान नहीं था, तो वहीं पर कहता है कि मुझे स्पेशल टाइप की पैकिंग चाहिए और उस पर कोई खर्चा आ रहा है, और डिलीवरी भी वो स्पेसिफिक चाह रहा है तो उस पर भी कोई खर्चा आ रहा है। तो वो दोनों बातें, जो डिलीवरी स्पेसिफिक करवाने की बात है और स्पेशल टाइप की पैकिंग करवाने की बात है, तो वो दोनों बातें जो हैं किस में इंक्लूड हो जाएंगे, आपके प्राइस में इंक्लूड हो जाएंगे, उस पर टैक्स फिर जो है इम्पोज हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग फिर हमने एक और पॉइंट किया था, वो था लेट फीस है, कोई पेनल्टी वगैरह लग जाती है, आप पेमेंट नहीं करते हो विद इन टाइम, जो टाइम दिया गया था आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उसमें आप नहीं कर पा रहे हो, तो जितने भी आपका इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, जितनी भी लेट फीस चार्ज हुई है, पेनल्टी इम्पोज हुई है, वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी किसमें, प्राइस में, ट्रांजैक्शन वैल्यू में। फिर उसके बाद आपके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी। फिर हमने किया था सब्सिडी का पॉइंट। दो बातें इसमें ध्यान में रखनी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी, एक है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी। अगर इनकी कोई सब्सिडी आपको मिली है तो वो आपको इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी, अगर एनजीओ से आपको कोई सब्सिडी मिल रही है और वो डायरेक्टली लिंक है किससे, प्राइस से, तो इंक्लूड होगी। डायरेक्टली लिंक नहीं है प्राइस से तो आपकी सब्सिडी जो है इंक्लूड नहीं होगी प्राइस में। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड जो है क्या क्या करना है, ये तो बात थी इंक्लूड करने की। एक्सक्लूड जो है आपको क्या क्या करना है, उसकी बात जो है हम देख लेते हैं, क्या आपको छोड़ देना है। तो
तो पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, या तो सप्लाई के टाइम या सप्लाई से पहले। आपको क्या पता है? डिस्काउंट का पता है। क्या? डिस्काउंट। या तो आपको सप्लाई के टाइम पर ही या सप्लाई से पहले डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया गया इसी किसी इनवॉइस में, तो वो डिस्काउंट जो है आपको एक्सक्लूड जो है कर देना है। ठीक है, इंक्लूड नहीं करना सप्लाई में, एक्सक्लूड जो है कर देना है। और कब करना है? यदि डिस्काउंट जो है सप्लाई के टाइम पर या उससे पहले जो है दिया गया है और इनवॉइस में जो है रिकॉर्ड कर लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स जो है सप्लाई करता है मिस्टर वाई को। एक्स जो है वाई को कुछ सप्लाई कर रहा है 10,000 रुपये का कोई सामान, और डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो आपको जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू 10% डिस्काउंट घटाने के बाद यानी कि 9,000 रुपये जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखोगे। डिस्काउंट आप जो है लेस कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमें ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई